नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अमूमन ये कहा जाता है, जिसके जाट उसके ठाट। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इतिहास का ये एक बड़ा सच है। और चौधरी चरण सिंह भी अक्सर कहा करते थे, यूपी पर जिसका नियंत्रण है समूचे भारत पर उसी का नियंत्रण होगा। तो एक समय में आरएलडी के लिए पश्चिमी यूपी सबसे उपजाऊ जमीन भी हुआ करती थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुनामी ने आरएलडी के लिए सबसे उपजाऊ पश्चिमी यूपी की सियासी जमीन तक को बंजर बना दिया। अब जयंत चौधरी 2024 में इसी सियासी जमीन से भविष्य की राजनीति पर निशाना लगाना चाहते हैं। साल 2019 से सबक लेकर आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी 2024 में पश्चिम फतेह की कहानी लिखने के लिए हर एक दांव चल रहे हैं। बीजेपी को पश्चिम में रोकने के लिए जयंत चौधरी ने प्लान 12 भी तैयार कर लिया है। इस प्लान 12 की सफलता की कहानी लिखने के लिए जयंत पश्चिमी यूपी की किलेबंदी भी कर रहे हैं और वो गांव गली तक पहुंच भी रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने तो मिशन 80 का लक्ष्य रखा है, जो कि एक बड़ा लक्ष्य है, जिसके लिए भाजपा ने गांव गांव पहुंचने के लिए प्रशिक्षण शिविरों का सहारा भी लिया है। और धर्म तो शुरू से ही राजनीति की धुरी रहा है। तो वहीं कोर हिंदू पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब साधु संतों के जरिए चुनावी पिच पर बैटिंग भी करना शुरू कर दिया है। आज की चर्चा इन सवालों पर होगी कि क्या इंडिया गठबंधन को जयंत के साथ रहने का फायदा होगा या फिर बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी बढ़त हासिल करेगी। लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि 2019 के नतीजे पश्चिम यूपी में क्या थे और वहां का सियासी समीकरण आखिर फिलहाल क्या है। तो देखिए, यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और पश्चिमी यूपी में 27, अवध क्षेत्र में 23 सीटें, बुंदेलखंड में 4 सीटें और पूर्वांचल की 26 सीटें हैं। तो कुल लोकसभा की सीटें जो है वो यूपी में 80 है। ऐसे में पश्चिमी यूपी की अगर हम बात करें तो यहाँ 27 सीटें हैं और आज इन 27 सीटों पर हर एक पार्टी की रणनीति क्या है, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं और वहीं पश्चिमी यूपी जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे वहां से 27 लोकसभा सीटें निकलती हैं, जबकि अवध क्षेत्र से 23 सीटें, बुंदेलखंड से 4 सीटें और पूर्वांचल से 6 सीटें निकलती है। तो देखिए, 2019 में अगर हम पश्चिम यूपी के चुनावी नतीजों की बात करें तो 27 सीटें थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल है आपस में मिलकर सबने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तो वहीं 2019 का जो चुनावी माहौल था, जो चुनावी समीकरण था, वो काफी अलग था, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ मिलते हुए चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। तो वहीं पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को 4 सीटें और बसपा को 4 सीटें मिली थी। तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त काफी अच्छी थी। 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो वहीं 8 सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी और बसपा ने मिलकर जीत उन पर हासिल की थी। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इस मुद्दे पर कि जयंत चौधरी के साथ आने से आईएनडीआईए को कितना फायदा मिला है और क्या आईएनडीआईए का जो फायदा है जो उसको पश्चिमी यूपी में 2024 के चुनाव से पहले मिलने वाला है, क्या उससे जो एनडीए है वो डरा हुआ है। आज इसी सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार गेस्ट से आपका परिचय करा देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो शफात हुसैन है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वही मीसम जैदी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और दिलीप यशवर्धन जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हुए शफात हुसैन जी से। शफात जी, देखिए, विपक्षी दल अब ये आरोप लगा रहे हैं कि जयंत चौधरी के साथ आने से, यानी कि जयंत चौधरी जब से आईएनडीआईए के साथ आए हैं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, क्योंकि जो पश्चिम यूपी जिसकी हम बात कर रहे हैं वो जाटलैंड है। ऐसे में जयंत चौधरी का साथ आना जो एनडीए है उसमें एक डर पैदा हुआ है, एनडीए डरा हुआ है। सभी को मेरा नमस्कार। मुस्कान जी, ये जो डरा शब्द है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नहीं है। ये जो आईएनडीआईए जो आपने वर्ड बताए हैं ये इनके लिए है, ये डरा हुआ शब्द। और
हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली में और दूसरे दलों की कार्यशैली में जमीन आसमान का। हम हमारी पार्टी का जो कार्य पद्धति है वो एक अलग तरीके से है। हमारे कार्यकर्ता धरातल पर काम करते हैं और जो भी दिक्कतें परेशानियां होती हैं उनको दूर करने का काम किया जाता है। और रही बात चुनाव के समय जो ये आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम में जाट लैंड है, आपने देखा अभी आप ही ने बताया 19 के चुनाव का पूरा बताया कि हमने किस तरह से कैसे सीटें हासिल की हैं। और हमारी पार्टी जब कोई दावा करती है तो वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ दावा करती है। अगर हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है 80 में 80, तो आप देखिएगा कि इस 24 के चुनाव में हम 80 में 80 जीतेंगे। और आपको याद होगा हमारे डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी ने कहा था हम 325 सीटें जीत कर आ रहे हैं और हम 325 सीटें विधानसभा में जीत कर आए थे। और आपको मैं बता दूं कि इस चुनाव में पूरे देश में 3000 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जो रात और दिन मेहनत कर रहे हैं और उनके एक कार्यकर्ता के अंडर में 150 कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि जो पूरे देश में जो आंकड़ा हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है 400 प्लस, ये आप देखिएगा कि 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम 80 सीटें जीतने वाले हैं और पूरे भारत में हम 400 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतकर आने वाली। ठीक है दिलीप जी, देखिए अगर हम पश्चिमी यूपी की बात करें तो उसको जाटलैंड कहा जाता है। इस जाटलैंड का जातीय समीकरण क्या है, और अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो फिलहाल जो जाटलैंड है वो किसके पक्ष में ज्यादा नजर आता है? दिलीप जी। मुस्कान जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जाटलैंड है, क्योंकि वहाँ जाटों का प्रभाव है, जाट बहुत क्षेत्र है, इसलिए तो जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। और जयंत चौधरी का अच्छा गठबंधन है वहां की पृष्ठभूमि पे, राजनीतिक पृष्ठभूमि पर। और जयंत चौधरी चूंकि वो राजनीतिक विरासत है इसलिए उनका प्रभाव माना जाता है, लेकिन प्रभाव माने जाने का मतलब ये नहीं है कि उनका प्रभुत्व है। क्योंकि अगर प्रभुत्व होता तो 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ था और पूर्वांचल से राजभर के साथ हुआ था, तो ये तीनों मिलकर के कोई करिश्मा कर देते, लेकिन विधानसभा में करिश्मा नहीं कर पाए। और जब लोकसभा की बात करते तो लोकसभा में सीट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वोटर्स का माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वोटर उस तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो केंद्रीय राजनीति में एक्टिव पार्टिसिपेशन। जयंत चौधरी की राजनीति में उनसे कुछ बदलाव आ सके। हाँ, उनकी भागीदारी फर्क जरूर डालेगी और ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का ध्यान जयंत चौधरी की तरफ नहीं है। जयंत चौधरी से काफी दिनों से अंदर से वार्ता चल रही है। जयंत चौधरी को एनडीए का अलायंस बनाने की बात भी चल रही है और इसको डर कह लीजिए या राजनीतिक प्रक्रिया कह लीजिए, क्योंकि पश्चिम की सीटों पर जयंत चौधरी का प्रभाव है और लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत फर्क डाल दे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक पार्टी हमेशा ये कोशिश करती है कि वो एक एक सीट को सिक्योर करके चले। 80 में 80 जीतने का दावा भाजपा कर रही है, लेकिन ये दावा तो खैर पूरा नहीं होने वाला है, ये तो खाली चुनावी दावे हैं, ये सत्यता के दावे नहीं है। अगर 80 में 80 जीत पाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन इतनी बड़ी बात होगी नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पश्चिम पर अगर इनका गठबंधन जयंत चौधरी के साथ नहीं हुआ तो पश्चिम इनका कमजोर रहेगा। पूर्वांचल इन्होंने राजभर के साथ गठबंधन करके मजबूत कर लिया। अब मजबूत क्या कर लिया, उनको एसटी का लालच देकर के और ज्यादा मजबूत कर लिया। हो सकता है कि जयंत चौधरी भी ऐसे ही किसी बड़े इनाम के इंतजार में हो, इसलिए अभी वो खुल के सामने नहीं आ रहे हो। बट एनडीए और जयंत चौधरी आप आने वाले समय में देखिएगा ये एक ही गठबंधन का हिस्सा होंगे। ठीक है, देखिए मीसम जी, अभी आप लगातार सुन रहे थे दिलीप यशवर्धन जी कह रहे हैं कि भले ही इस वक्त जयंत चौधरी INDIA के साथ यानी कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उसके साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में वो एनडीए में भी नजर आ सकते हैं। क्या कहेंगे इस पे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए ऐसा है मुस्कान जी के हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं दिलीप यशवर्धन जी, जो कह रहे होंगे उन्होंने भी कुछ ना कुछ स्टडी कर रखा होगा इसके ऊपर।
पर हालात जो इस वक्त उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश के जो नजर आ रहे हैं, मणिपुर से लेकर के हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो मुझे लगता है कि प्रदेश के साथ साथ देश के लिए और देश के नौजवानों के लिए, देश के नागरिकों के लिए, हमारे प्रदेश के नागरिकों के लिए ये ठीक नहीं होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है और उसको आए दिन रोज इजाफा होता जा रहा है, कमी होने के बजाय और बढ़ते ही जा रहा है। जिस तरह से संगठनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इससे पहले मुसलमानों के लिए कहा जाता था कि तमाम संगठन थे जो आतंकवादी घटना को अंजाम दिया करते थे, तो कहीं न कहीं उसके पैरेलल इस तरह के और भी संगठन चलाए जा रहे हैं। तो देश को अगर ना तोड़ना है, देश को जलने से बचाना है और देश और प्रदेश को आगे ले जाने के लिए अगर कार्य करना है, तो फिर कोई ऐसी सरकार को लाना होगा जो धर्म से बढ़ करके संविधान को चुने, संविधान की रक्षा करे और संविधान को माने। अन्यथा धर्म की आड़ में चोला पहने हुए बहुत से अराजक तत्व हैं जो शांति नहीं चाहते, जिनका मकसद ही लूटमार है, जिनका मकसद ही इस बात पर है कि हमको लूट करके देश को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा करके अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना है, अपना राजनीतिक उद्देश्य सिद्ध करना है। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर हम विश्व गुरु बनना तो बहुत दूर की बात है, हम आगे बढ़ने के बजाय धरातल में चले जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है मिशन जी, एक सवाल और आपसे ये रहेगा, देखिए 2019 के अगर हम नतीजों पर नजर डालें तो आपका यानी कि समाजवादी पार्टी और तब बसपा एक साथ गठबंधन करते हुए चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, तब जाके पश्चिमी यूपी में आप और बसपा को 8 सीटें मिली थी। इस बार तो बसपा आपके साथ नहीं है, रणनीति क्या है आपकी? देखिए ऐसा है कि जो पार्टियां होती हैं वो जनता से बनती हैं और जनता और देश से बढ़कर के कोई राजनीतिक पार्टी नहीं। जो भी राजनीतिक पार्टी अगर मिल करके लड़ना चाहती है, क्योंकि अगर वो संविधान के लिए लड़ना चाहती है, देश के हित के लिए लड़ना चाहती है, तो सब मिल करके एक साथ होते हैं, वो एक मकसद होता है। जनता किसी पार्टी की मोहताज नहीं है, जनता किसी सिंबल की मोहताज नहीं है। अगर जनता को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में और प्रदेश में और देश में ऐसी सरकार की जरूरत है जो सबको लेकर के चले और सांप्रदायिक माहौल अच्छा रहे, सौहार्द बढ़े, आपस में एकता हो, भाईचारा हो, मेरा सवाल ये था कि इस चुनाव में आपकी रणनीति क्या है, क्योंकि 2019 के चुनाव में आप और बसपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तब 8 सीटें आपने पश्चिमी यूपी में जीती थी। 2024 है, साल नया है, जो स्थितियां हैं वो नहीं है, परिस्थितियां नहीं है, इस बार की रणनीति क्या है? देखिए रणनीति तो तय करना हमारे आला जो हमारे शीर्ष सर्वोच्च नेतृत्व है वही तय करता है। और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो विजन है, जो उनकी सोच है, मुझे लगता है कि वो बेहतर समझेंगे कि अगर किसी आदमी और किसी व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी को संविधान की रक्षा करना है और उसको चाहिए है कि हम सब मिलकर के रहे, अगर वो आता है तो उसका स्वागत है। और आना और जाना राजनीति में लगा रहता है, पार्टियां आती हैं जाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जनता ये अच्छी तरह से देख रही है कि किस राजनीतिक पार्टी का फायदा अपना मकसद सिद्ध करने के लिए है और वो क्यों नहीं आ रहे हैं, किस बात से उनको भय है, लालच से उनको रोका गया है, धन से, बल से। तो ये जनता अच्छी तरह समझ रही है कि कौन आना चाहता है, कौन नहीं आना चाहता है। हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है। चलिए ठीक है शफात जी, देखिए लगातार रह करके ये खबरें आती है कि जो एनडीए है उसमें जयंत चौधरी शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगर हम मौजूदा तस्वीर की बात करें तो जयंत चौधरी फिलहाल INDIA का हिस्सा हो जाते हैं। ऐसे में अगर आने वाले समय में जयंत चौधरी आपके साथ नहीं आते हैं तो पश्चिमी यूपी में आप क्या कीजिएगा? क्योंकि दिलीप जी भी लगातार यही कह रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी जिसके भी साथ होंगे, कहीं ना कहीं उस पार्टी को या उस गठबंधन को ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ऐसे में अगर आने वाले समय में अगर आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी यूपी में क्या करेगी? देखिए जाट हमेशा से ही देखा है आपने किस तरह उम्मीदों पर पानी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं फिरेगा, ये जो गठबंधन है इस पर फिरेगा। क्योंकि जो गठबंधन हुआ है उसमें ना कोई नेता है और ना ही कोई नीत है। आपने कई बार सवाल किया लेकिन ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि कौन रहेगा ये क्योंकि जनता ने जो सपा, बसपा और कांग्रेस
इनके शासन को जो 40 साल 45 साल जो भी आप कह लीजिए, उस शासन को देखने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारा है। और भारतीय जनता पार्टी 14, 19, 17, 22 आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ रहा है और चुनाव जीतती आ रही है और सरकार भी बनाती आ रही है। और रही बात जो ये सांप्रदायिक दंगे की बात कर रहे हैं, मिशन जी 12 से 17 तक का कार्यकाल आपका रहा और जनता ने देखा कि किस तरह इस प्रदेश में 150 दंगे हुए थे। ठीक है, तो जनता आपके शासन से त्रस्त होकर के भारतीय जनता पार्टी को चुना है और भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। और रही बात जयंत चौधरी जी की, जयंत चौधरी जी का वो अपना है, वो अगर ये गठबंधन के INDIA के साथ जाते हैं तो भी उनका ठीक है, क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं जाट लैंड नहीं है, वहां पर जाट भी रहते हैं, सभी समाज के लोग रहते हैं पश्चिम के अंदर, मुस्लिम भी रहते हैं, कुछ ऐसी विधानसभा जहाँ मुस्लिम, तो ये थोड़ी ना कहा जाएगा कि मुस्लिम लैंड है। ये भारत की जनता, यहाँ पे जातियों पे बांटने का काम यही लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर जयंत चौधरी जी भारतीय NDA में आना चाहते हैं तो ये हमारे वरिष्ठ लोगों का काम है, उनका स्वागत है, पहली बात। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि RLD की जो सदस्यता है, पहले वो अपनी पार्टी की जयंत जी सदस्यता नहीं बता पाए, पहले तो सदस्यता बचानी चाहिए, अपनी पार्टी को वजूद में लाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। ये चुनाव 19 का है और देश बचाने का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के साथ भारत की जनता है। और ये जैसे कि हमारे दिलीप जी ने कहा, मैं दावे से कहता हूं ये इतिहास होगा उत्तर प्रदेश का कि भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीट जीत कर आएगी और ये जवाब देगी इन सांप्रदायिक ताकतों को जो इंडिया के नाम पर जो ये गठबंधन बना करके इन्होंने रखा है। कि आपने देखा कि अभी बरेली में जो कांवड़ यात्रा निकली उसमें 2 सपा समाजवादी पार्टी के सभासद पकड़े गए जो थाने में बैठे हुए थे और एक बहुत बड़ी साजिश को वहां पर हमारी सरकार ने उसको रोकने का काम किया। ठीक है, जनता समझ चुकी है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आप देखिएगा कि सबका साथ सबका विकास, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 400 प्लस और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीत कर आने वाली है। ठीक है शफात जी, फिलहाल ये जनता भी छोड़ देते हैं कि जो आप लक्ष्य लेकर के उतरे हैं उसको जनता कितना सराहती है, उसको कितना समर्थन देती है, ये तो फिलहाल नतीजों के बाद पता चलेगा। मीसम जैदी जी, आप एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहे थे, 10 सेकंड में अपनी बातों को पूरा करिए। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है शफात भाई भी बीजेपी में रह करके भांग का नशा करने लग गए। उनको ये नहीं पता है कि इनकी पार्टी ने दंगा नहीं रोका था, एक पुलिस अधिकारी ने दंगा रोका था, जिनकी इनकी सरकार ने उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया और उस पर काफी जो पकड़े गए वो आपकी पार्टी के सभासद थे। समाजवादी पार्टी में दिख रहे हैं, पता करवा लीजिए बीजेपी में दंगा नहीं, समाजवादी पार्टी के पूर्व सभासद थे, भांग का नशा करने लग गए। इसकी भी जानकारी आप करवा लीजिए। जो इसकी जानकारी आप करिए कि दिखाया गया वो समाजवादी पार्टी के लोग थे। एक वहां पर महान पुलिस अफसर और हमारे प्रशासन द्वारा रोका गया, जिनको आपने वहां से उनको हटाने का कार्य किया। आप समाजवादी पार्टी के सभासदों को गिरफ्तार किया वहां की बरेली की पुलिस ने, एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने से रोका है। एकजुट होने की कोशिश करिए और मौका दीजिए कि सब मिलजुल करके रहें, नफरत खत्म कर दीजिए, वरना वो घर आपका भी जल जाएगा जहां आग लगा रहे हैं आप। ठीक है दिलीप जी, देखिए अगर हम आंकड़ों की बात करें कि जो जाट है वो सबसे ज्यादा किसके साथ है, तो अगर हम 2014 के लोकसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो 77% जो जाट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आए थे। और अगर हम 2019 के चुनावों की बात करें, जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें 91% जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आए। यानी कि जो जाट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका जो खिंचाव है वो ज्यादा है। अब 2024 का चुनाव है और अब जयंत चौधरी भी समाजवादी पार्टी के साथ है, यानी कि INDIA गठबंधन का फिलहाल जयंत चौधरी हिस्सा भी है। ऐसे में क्या ये जो लगातार भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 का लक्ष्य लिए चुनावी मैदान में उतरी है, क्या वाकई में पश्चिमी यूपी में पूरी 27 सीटें फतेह करने का प्लान इतना आसान होगा जो भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है? दिलीप जी। मुस्कान जी, पहले तो ये लिख के ले लीजिए कि 80 में से 80 सीटें भाजपा नहीं जीतेगी। लिख के ले लीजिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए और इस इलेक्शन के बाद चलाइएगा कि 80 में से 80 सीटें नहीं जीतेगी। ये जो आंकड़े अभी आपने बताए हैं पश्चिम में जाट के कि 91% या कितने परसेंट भाजपा के साथ, ये आंकड़े किसके हैं? विधानसभा चुनाव के हैं कि लोकसभा चुनाव? जी ये लोकसभा चुनाव के हैं दिलीप जी। ये लोकसभा चुनाव के हैं। फर्क होता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा के चुनाव में मैंने आपसे कहा ना कि लोकसभा के चुनाव में वोटर्स का माइंडसेट जाता है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ, कि केंद्र की राजनीति में किसकी भागीदारी और किसकी सक्रियता ज्यादा है, जो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की नहीं है,
आरएलडी की नहीं है, राजभर की नहीं है, बसपा की नहीं है, टीएमसी की नहीं है, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी नहीं है। और अगर ये सब एक साथ मिल भी जाएंगे तो भी शायद ये वो विश्वास जनता में नहीं जिता पाएंगे जो केंद्र की राजनीति में सक्रिय पार्टियां जिता सकती हैं, जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ही का नाम आता है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी लेकिन अब सिमट के वो क्षेत्रीय पार्टी पे हो गई है। हालांकि अब जो कल राहुल गांधी को लेकर के फैसला आया है उससे एक नई जान मिलेगी, एक नई एनर्जी पैदा होगी। और अभी 1 सितंबर को जो इंडिया की नई बैठक होने जा रही है उसमें दो ही चीजें तय होनी है कि समन्वय समिति का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा और नेतृत्व कौन करेगा। अब ये नेतृत्व कौन करेगा ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, 1 सितंबर को जो डिसाइड किया जाएगा। और अगर ये नेतृत्व सही हाथों में चला गया और इंडिया के बाकी लोगों ने उसको फॉलो कर लिया तो मान के चलिए कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप टोटल वोट शेयर की बात करेंगे, मैं जाटलैंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिस्से की बात नहीं कर रहा हूं, अगर भारत के टोटल वोट बैंक का आप शेयर देखेंगी तो एनडीए के पास मात्र 37% शेयर है और बाकी लोगों के पास 63% है। तो 63% बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया अपोजिशन का अलायंस वाकई में अपनी लालसाओं और महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके जनता में विश्वास जता पाया तो भाजपा के लिए 2024 का चुनाव मुसीबत वाला हो जाएगा। खाली उत्तर प्रदेश, ये कहावत है कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता निकलता है, ये सही बात है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश ही दिल्ली तक नहीं पहुंचाता है, गद्दी नहीं दिलाता है। तो गद्दी दिलाने के लिए पूरे भारत के हर राज्य से सीटें जीतना बहुत जरूरी है। आप उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत भी जाएंगे तो भी केंद्र में सरकार नहीं बना पाएंगे। और आपको भी इस बात का डर है, तभी तो आपने राजभर से हाथ मिला करके पूर्वांचल मजबूत किया, तभी तो आपने महाराष्ट्र में अजीत पवार को अपने साथ मिला करके वहां एकनाथ शिंदे के ऊपर एक डर बैठाया और अजीत पवार को आप सीएम बनाएंगे, थोड़े दिन बाद देखिएगा ये भी खबर मिलेगी। ये सारी जो चीजें आप कर रहे हैं वो इसीलिए तो कर रहे हैं। और आप भी अपने गठबंधन के साथ मजबूती बढ़ा रहे हैं, बढ़ाइए। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई 2024 में मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर अपोजिशन का अलायंस मजबूत होगा, इस बात पर शक। ठीक है शफात जी, देखिए बिल्कुल आप लगातार दिलीप यशवर्धन जी की बातों को तो सुन ही रहे होंगे कि अगर विपक्षी दलों का ये जो अलायंस है यानी कि INDI अगर ये वाकई मजबूत होता है तो कहीं ना कहीं एनडीए को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन डिमोलिशन करती है, यानी कि जोड़ तोड़ की राजनीति करती है। विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप जयंत चौधरी को भी अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आपको जोड़ तोड़ की राजनीति करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? देखिए मुस्कान जी, दिलीप जी की आवाज चूंकि कट रही थी इसलिए पूरी बात समझ में नहीं आई। मैं ये कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती है। क्योंकि ये चुनाव जो है, ये जो क्षेत्रीय दल है इनको अपने वजूद को बचाना है, इसलिए ये एकजुट हो रहे हैं। आप हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में तय है 24 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले। क्या ये गठबंधन बताएगा? ये आपस में तय करे पहले कौन नेता है इनका, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात, मैं दो टूक बात कहना चाहता हूं कि हम जनता के बीच में हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी का सुशासन लोगों ने देखा और शासन देखा, किस तरह से योगी जी किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह योजनाओं का लाभ केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है, उसके दम पर ये हमारे वरिष्ठ नेताओं ने दावा किया है। और ये हम कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि अगर उन्होंने कहा है कि 80 में से 80 तो हम उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जिताने का प्रयास करेंगे। और ये आने वाले समय में ये विपक्ष देखेगा कि ये एकजुट होने से अपनी, क्योंकि जनता ने त्रस्त होकर ही भारतीय जनता पार्टी को चुना था। ये इनको ध्यान में रखना चाहिए। लगातार दो बातें यहाँ पे कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे कि जीतेंगे, और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम जीत दर्ज करेंगे। कार्यकर्ता हम कार्यकर्ता। हाँ, तो पहले आप देखिए आप दो बातें कर रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि हम प्रयास करेंगे हम जीतेंगे, फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं हम तो जीतेंगे। मेरी बात तो मैं कह रहा हूँ, हम कार्यकर्ता जी, हम कार्यकर्ता का ये, चूंकि हमारे नेताओं ने अगर कहा तो सबका साथ सबका विकास, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है और ये 24 में इस जो गठबंधन है इसको मुंह तोड़ जवाब देने वाली है ये जनता। भारत में 400 प्लस और उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये मैं मजबूती के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या जनता का नतीजा होता है, जनता किसको चुनती है। लेकिन देखिए मीसम जी,
जो ये चुनौती है ये काफी बड़ी है, इस बात को आप भी मानते हैं, सभी मान रहे थे कि दिलीप जी भी लगातार कह रहे हैं कि अगर विपक्षी दलों का ये समूह एकजुट हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही एनडीए के लिए कड़ी चुनौती होगा। लेकिन सीट शेयरिंग की अभी तक बातचीत नहीं शुरू हुई है, प्रधानमंत्री बनाम कौन इस पर बात नहीं शुरू हुई है, तो आखिर इन सबका खुलासा कब होगा? क्योंकि हर एक बीतते दिन के साथ जो चुनाव की तारीखें हैं वो अब नजदीक पहुंच रही हैं। देखिए मुस्कान जी, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हर भारत का हर नागरिक अपने देश का एक प्रधानमंत्री है। हमारे यहाँ एक पर्टिकुलर कोई एक बादशाह सिंहासन पर नहीं बिठाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो संविधान को बचाएगा, जो देश की रक्षा करेगा, जो देश को टूटने और बंटने से बचा सकता है, जो देश में इस तरह का नफरत का माहौल जो है घोला जा रहा है हवाओं में, उनको बचा लेगा, वही हमारे देश का प्रधानमंत्री है और वही हमारी सबसे बड़ी पार्टी है। और जो देश के हित के लिए सोचेगा वही हमारा प्रधान सेवक होगा, न कि एक पर्टिकुलर किसी एक आदमी को बिठा करके। देश में कोई शासन नहीं कराना है हमारे यहाँ। कोई आपकी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं है कि बंद कमरे में जो साहब ने फैसला कर दिया वो पूरे देश के ऊपर थोप दिया गया हमारे यहाँ। और वो ठीक है कि किसी ना किसी को प्रधानमंत्री तो बना ही जाएगा। तो ये बड़े बड़े शीर्ष नेता बैठ रहे हैं, इनमें मीटिंग हो रही है, और जब सब एक हो गए हैं मुस्कान जी, तो यहाँ पर ना कोई सपा रहा, ना यहाँ पर कोई आपका आरजेडी, आरएलजी, और ना कांग्रेस, और ना कोई और दीगर पार्टियां। ये सब एक हो गई हैं और एक होकर के ये इंडिया बन चुका है। तो अब ये आप देखिए कि उस इंडिया में से जो भी निकलेगा वो इंडिया का प्रधानमंत्री होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा, और उसकी भी राय वही होगी जो हमारे देश की पूरी 100 करोड़, 125 करोड़ की आबादी है, जो उनकी राय होगी वही उसकी भी राय होगी। तो मीसम जी, क्या माना जाए कि पहले अब आप एक सर्वे कराएंगे नाम के ऐलान करने से पहले? एक सर्वे होगा, जनता के बीच पहुंचेंगे आप, तब जाके नाम तय होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो हो रहा है, जनता के बीच सर्वे हो रहा है। और आपकी जो प्रधानमंत्री होगा उसे जनता स्वयं शर्माते बिठाई। और ये जो प्रधान सेवक होगा ये हर उस गरीब का, हर उस कमजोर का होगा जिसकी आवाज को दबाया गया है, कुचला गया है। देखिए 10 साल का शासन उत्तर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उस शासन जी आरएलडी को कितनी सीटें देने वाले हैं आप गठबंधन में? अब ये मैंने आपको बताया जवाब दे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हैं, जिम्मेदार है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी लगाए बैठे हैं, आरएलडी को पश्चिम में कितनी सीटें देने वाले हैं आप? टमाटर इनसे संभल नहीं पाया, सीटें तय हो गई है आपकी? संभालने की बात कर रहे हैं, और ये सबका साथ आपकी सीटें तय हो गई की बात कर रहे थे। हर जगह दंगा जी जवाब दे दीजिए, मुस्कान जी जरा इसका जवाब ले लीजिए इनसे। कि महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, मणिपुर में किस तरह से महिलाओं को इन्होंने निवस्त्र घुमाया है। इनको माफी मांगना चाहिए, इनके पास शब्द नहीं होने चाहिए बोलने के लिए। और इनकी ढीठता देखिए कि बैठ करके कह रहे हैं कि हम 80 में 80 सीटें जीत करके लाएंगे, और बस ये नहीं कि ये इस तरह का शासन कर रहे हैं और इनको दंगा नहीं दिखाई दे रहा। क्या ये जंग चाह रहे हैं आप देश के अंदर? क्या ये जंग चाह रहे हैं? इनको दंगे नहीं दिख रहे हैं, इनको नफरत नहीं दिख रही है। आप सुबह से शाम तक सोशल मीडिया पर बैठ जाइए, आज की डेट में छोटे से छोटा बच्चा ये समझ गया है कि हिंदू क्या है, मुसलमान क्या है, फलाने क्या है। इस तरह की राजनीति करना अच्छी शोभा नहीं देता है। आप मणिपुर की महिलाओं पर बोल नहीं पा रहे हैं, आप महंगाई पर बोल नहीं पा रहे हैं, आप शिक्षा स्वास्थ्य पर बोल नहीं पा रहे हैं। बरसात में सड़कों का हाल यह है कि तालाब बने जा रहे हैं, स्विमिंग पूल बने जा रहे हैं, आप उन पर बोल नहीं पा रहे हैं। और जब हो रहा है तो आप सर्वे की बात शुरू कर देते हैं, और इस तरह से संविधान की कुर्सी पर बैठ करके आप एक पक्ष को इस तरह से डायलॉग बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है मुश्ताक भाई को भी ये सुनना चाहिए कि इनकी कम्युनिटी के लिए इस तरह की बातें कही जाती हैं। इनकी हैसियत है कि ये बैठ के कहें कि साहब आप सब समाज की बात कर रहे हैं, आप सबका विकास की बात कर रहे हैं, आप मंदिर मस्जिद सर्वे से बाहर निकल करके आइए। अब आप मठ से निकल के आए हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और इस तरह की बातें करना, ऊंची बातें करना यह शोभा नहीं देता। और कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि संज्ञान में लिया है। देखिए इस तरह की बातें मीसम जी देखिए, मुद्दे से भटकिए नहीं। मणिपुर, आप लगातार मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, हिंसाओं का जिक्र कर रहे हैं। अभी मेरा सवाल आपसे हर बार दूसरा रहता है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। मेरा सवाल फिर से यही था कि हर एक बीतते दिन के साथ मीसम जी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं बताया है कि आप अपने सहयोगी दल को हर एक प्रदेश में कितनी सीटें देंगे, क्या सीटों पर सहमति बन पाई है, प्रधानमंत्री बनाम कौन होगा चेहरा?
देखिए, ये बड़बोलापन हमारे पास नहीं है, ना आंकड़े हमारे पास है। ये सारे आंकड़े बड़बोलेपन भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैंने फिर से आपसे एक ही बात कही, मैं पहले दिन से आज भी यही बात कह रहा हूं कि जनता सर्वोपरि है। जनता सर माथे पर जिसको बैठाएगी, जनता जिसको चुनेगी। जो हालात देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जनता में हम भी आते हैं, आप भी आती हैं। आप भी पेट्रोल महंगा खरीद रही है, टमाटर महंगा खरीद रही है, हम भी खरीद रहे हैं। तो ये सारी बातें जो इस तरह की हो रही हैं, जो दंगा हो रहा है, जिनके घर में लोग मारे जा रहे हैं, इनको बैठ करके सोचने का काम है। ये चलिए ठीक सोचेंगे है अगर मीसम जी, अब आपको एक बार लगता मैं है छोटा कि सा कुछ असर कमेंट चल लेती हूँ रहा है। दिलीप जी से। देखिए दिलीप जी, ये तमाम जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब पे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देखिए जो सवाल 10 का 10 बना हुआ है कि प्रधानमंत्री बनाम कौन, क्योंकि चुनाव नजदीक है। और ऐसे में आप भी जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो INDIA है उसके जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं अब खुद को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार होंगे अगले PM। ममता बनर्जी के पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी होंगे अगली PM। तो वहीं अब जब से कांग्रेस से राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है तो अंदर खाने अब आवाज उठने लगी है कि प्रधानमंत्री बनाम राहुल गांधी। तो क्लैश तो अभी से ही शुरू हो चुका है। ये तय होगा। देखिए, अभी अगर पहली बात तो मैं सपा के प्रवक्ता को ये कह दूं कि जो ये कह रहे हैं कि चेहरा नहीं होगा और राजा नहीं होगा, देखिए इसको राजा नहीं कहा जाता है। देश को नेतृत्व की जरूरत होती है और नेतृत्व डिक्लेयर होना बहुत जरूरी है। हमारा मुखिया कौन होगा, देश की कमान कौन संभालेगा, ये जनता से इसका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि हम जिसको वोट देने जा रहे हैं वो देश की कमान संभालने लायक है कि नहीं। अगर आप नहीं डिक्लेयर करते हैं तो आपकी पार्टी में इतना ज्यादा स्ट्रांगनेस होनी चाहिए कि जनता आपके अलायंस पे भरोसा कर ले कि हाँ साहब ये अलायंस देश के हित में काम करेगा। जिस पे जनता को भरोसा नहीं होगा, मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि हर पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। केंद्रीय लेवल पर किसी को नेतृत्व करने का अनुभव नहीं है कांग्रेस को छोड़कर। और कांग्रेस का जनाधार अभी भी केंद्रीय लेवल पर उतना नहीं है जो कभी हुआ करता था। जो था वो था, वो होगा ये अलग की बात है, लेकिन फिलहाल नहीं। तो इसलिए आपको चेहरा डिक्लेयर करना जरूरी है। अब रही बात कि अभी डिक्लेयर करते हैं किसको कितनी सीटें मिलेंगी, मुस्कान जी, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अभी अलायंस घट रहा है और बढ़ रहा है और अभी उसकी पूरी बाउंड्रीज, पूरी मॉडल्स ऑपरेंडी तय नहीं हुई है। मैंने आपको बताया कि 1 सितंबर को महाराष्ट्र में तीसरी मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में यही तय होगा कि समन्वय समिति बनेगी जो पूरे अलायंस का कोऑर्डिनेशन करेगी और मुखिया कौन होगा ये 1 सितंबर को डिसाइड होगा। यही तो मुख्य एजेंडे हैं तीसरी मीटिंग के। तो ये समय आने दीजिए। मैंने कहा कि राहुल गांधी की अब सदस्यता बहाल हो गई है तो इससे भी अब अलायंस के जो मोडस ऑपरेंडी है, जो प्लानिंग है, उसमें बहुत कुछ फर्क पड़ेगा और आने वाला समय 2-3 महीने अभी आप इंतजार करिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आज की डेट में अगर आप पूछ रही हैं तो आज की डेट में आप भाजपा से भी पूछ लीजिए तो भाजपा भी पूरी बातों का जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये चीजें एन मौके पर, एन मौके तक सिचुएशन के हिसाब से घटती और बढ़ती। और रही बात की नीतीश कुमार के लोग कह रहे हैं, ममता बनर्जी के लोग कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ये कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता कुछ भी कह सकते हैं। कार्यकर्ता की बातों को पार्टी के मुंह से नहीं सुना जाता है, कार्यकर्ता अपने मुंह से जो कहना होता है वो कहता है और ये राजनीति में प्रोपेगेंडा बनाए रखने का तरीका होता है। बात जब पुख्ता मानी जाएगी, जब अलायंस का मुखिया तय हो जाएगा और वो मुखिया अपने मुंह से जिन बातों को कहेगा या उनके जो शीर्ष लोग होंगे, शीर्ष नेतृत्व जो होगा, वो जब अपनी बातों को पब्लिक में आकर के मीडिया के माध्यम से बताएंगे तो उन बातों का महत्व माना जाएगा कि सर्वे मतलब मुखिया कौन बनेगा, नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और बाकी की रणनीतियां इंडिया की क्या होंगी और एनडीए की क्या होंगी। ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है और पश्चिमी यूपी पर अब हर एक पार्टी का फोकस थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पश्चिमी यूपी का जो समीकरण है वो काफी ज्यादा रोमांचक हो जाता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी को जाटलैंड कहा जाता है। और अगर हम 2019 के नतीजों की बात करें तो 2019 के चुनावी नतीजों के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी है उसको सीट्स ज्यादा मिली थी। तो वहीं 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ लड़ते हुए 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब इस बार तो विपक्षी दलों का एक गठबंधन यानी कि INDIA बनकर तैयार हो चुका है और पश्चिमी यूपी के बड़े नेता जयंत चौधरी को माना जाता है। ऐसे में जयंत चौधरी का INDIA में आना
आईएनडीआईए को कितना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और एनडीए को कितना झटका लगेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। और हो सकता है आगे वाले कुछ दिनों में समीकरण और बदल जाए, जो जयंत चौधरी है वो एनडीए का हिस्सा बन जाए, क्योंकि लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो जयंत चौधरी इन अटकलों को खारिज करते हुए नजर आए और साथ ही आईएनडीआईए के हर एक बैठक में शामिल होते हुए भी वो नजर आए हैं। तो आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।